गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमस्ते हिस्ट्री। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट दो एक्ट। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 और इधर आप देख रहे हो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये दोनों एक्ट मॉर्ले मिंटो एंड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ये दोनों टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, आराम से पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं है क्योंकि ये दोनों एक्ट अच्छे समझने हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 और मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक ही बात है। 1909 मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक ही बात है। क्यों एक बात है? इसके पीछे कहानी है। क्योंकि मॉर्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और मिंटो वाइस राय ऑफ इंडिया थे। आप लोगों ने अगर पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हो तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी। उसमें बेसिकली क्या हमने इससे पहले पढ़ लिया था कि एक नई पोस्ट बनाई गई थी भारत के अंदर, दैट इज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहां रहता था? ब्रिटेन के अंदर रहता था। और मिंटो कहां रहते थे? मिंटो भाई साहब भारत के अंदर रहते थे। और ये भाई साहब कहां रहते थे? ये रहते थे विदेश में। लेकिन ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ये भी थे और मिंटो वाइसराय ऑफ इंडिया थे। अब कहानी क्या बनी कि सबसे पहले जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी थी ना, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसका साइज बढ़ा के कितना कर दिया? फ्रॉम 16 टू 60 मेंबर। लेकिन वहां पे अभी भी ऑफिशियल मेजोरिटी थी। देखो, जहां भी मैं ऑफिशियल टर्म बोलूंगा वहां मतलब ब्रिटिश, जहां नॉन ऑफिशियल वहां इंडियन। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज बढ़ गया और उसमें 16 मेंबर के जब कितने मेंबर हो गए? 60 मेंबर हो गए। और वहां पे अभी भी किसकी मेजोरिटी है? ऑफिशियल मेजोरिटी है। क्लियर हो गया ये? इन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल साइज इंक्रीज एंड देयर इज नॉन ऑफिशियल मेजोरिटीज देयर। प्रोविंशियल में क्या हुआ? प्रोविंशियल समझते हैं, जैसे कि ये मान लो ये इंडिया है तो ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी जो पूरे भारत को गवर्न कर रही है, ठीक है, सेंट्रल। और प्रोविंसेस क्या हो गए? अगर आप देखो ये भारत है, भारत के अंदर अगर ये राज्य यूपी है, ये आपका एमपी है, ये राजस्थान है, तो सब प्रोविंसेस हो गए। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी साइज बढ़ा, लेकिन यहां पे नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी हो गई भैया, ठीक है। यहां ऑफिशियल मेजोरिटी है, यहां पे नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी है, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इंक्रीज्ड इन बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। देखो, फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों जगह बढ़े, सेंट्रल में भी बढ़े और प्रोविंसेस में भी बढ़े। अब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हो। कौन पूछ सकता है? जो कि बेसिकली क्या हो, एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर से पूछ सके। जैसे कि अपने यहां होता है कि लेजिस्लेचर मस्ट बी रेस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूटिव, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना, कलेक्टिवली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, ठीक है। ऐसे एग्जीक्यूटिव है रेस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। अब यहां पे बजट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो बजट के ऊपर क्वेश्चन है ना, वो भी आप पूछ सकते हो, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का यहां फंक्शन इंक्रीज हो जाता है। एक मिनट, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इंक्रीज इन बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हो। इससे पहले वाली वीडियो अगर आप देखो प्लीज देखना, उसमें था कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हैं आप, लेकिन अब पूछ सकते हो। बजट के ऊपर भी आप डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, इंडियंस को अलाउ किया गया वाइसराय और गवर्नर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। देखो, एक थी सेंट्रल, एक थी आपकी प्रोविंस। और सेंट्रल में कौन हेड होता है? वाइसराय। प्रोविंसेस में कौन हेड होता है? गवर्नर। तो इंडियंस को अलाउ कर दिया गया वाइसराय और गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। अब सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है, वो पहले मेंबर बने थे वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के। ये हमें ध्यान रखना है कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले मेंबर बने थे वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, ठीक, ये याद रहेगा, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक। अब देखो आगे हमने क्या देखा? आगे हमने ये देखा है कि फर्स्ट टाइम सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स वाज इंट्रोड्यूस्ड। मुस्लिम्स के लिए पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट कब आया था? ये हमें याद रखना है। कब आया था? 1909 मॉर्ले मिंटो के टाइम पे आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम कब आया था? मुस्लिम्स के लिए आया था 1909 के रिफॉर्म में। इसी को हम क्या बोलते हैं? मॉर्ले मिंटो। फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कौन है? लॉर्ड मिंटो।
फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कौन है? लॉर्ड मिंटो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये पूरा ही पेज बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है, इसको ध्यान रखना। ये हमारा 1909 के रिफॉर्म्स है और इंपॉर्टेंट है। अब देखो आगे बढ़ गए, अब हम इंडियन काउंसिल एक्ट आया 1909 का, इसको हम क्या बोलते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। सबको पता है क्या बोलते हैं इसे? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ठीक है। अब देखो फर्स्ट टाइम, सबसे पहली बार रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंडिया में आई। इसका मतलब कि वही बात चल रही है कि एग्जीक्यूटिव रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? लेजिस्लेचर के लिए। एग्जीक्यूटिव अब पूर्णतः रेस्पॉन्सिबल हो गए हैं और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल खत्म हो गई। अरे ये क्या हुआ? सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहां चली गई? कहीं नहीं चली गई। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल दो पार्ट में टूट गई। बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हुआ, मतलब एक अपर हाउस एक लोअर हाउस। ध्यान रखना, मैं रिपीट कर रहा हूं, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर दो हाउस बने, प्रोविंसेस की बात नहीं हो रही है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल एबॉलिश हुई और बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हुआ, जिसमें दो हाउस बने अपने, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस। ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेजॉरिटी ऑफ मेंबर इलेक्टेड बाय डायरेक्ट इलेक्शंस। अब यहां पे डायरेक्ट इलेक्शन टर्म स्टार्ट हो गई, सबसे पहले डायरेक्ट इलेक्शन यहां पे शुरू हो गए हैं, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि सबसे पहले इनडायरेक्ट इलेक्शन कब हुए थे और सबसे पहले डायरेक्ट इलेक्शन कब इंट्रोड्यूस हुए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखो एक मजेदार बात और हुई, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट बिटवीन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। प्रोविंशियल यहां पे गवर्नमेंट आएगा, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेवल, ठीक है। तो सब्जेक्ट का डिवीजन हुआ, मतलब कि अब देखो जैसे होता है ना कि अगर हम बात करें यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है, ऐसे ही यहां पे सब्जेक्ट का बंटवारा हुआ कि सेंट्रल के सब्जेक्ट ये बनाएंगे, प्रोविंसेस के ये बनाएंगे, ठीक है भैया। सेंट्रल सब्जेक्ट लॉ तो कौन फ्रेम करेगा? सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब अगर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल तो अबॉलिश हो गई, लेकिन जो दो हाउस बने थे ना, अपर हाउस लोअर हाउस, वो करेंगे। अब देखो प्रोविंसेस में, यहां पे कहानी प्रोविंसेस में खराब हुई। प्रोविंस, आराम समझना, घबराना नहीं है कि लाइन अजीब सी है। प्रोविंशियल सब्जेक्ट लॉ फ्रेम बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, सब्जेक्ट इन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिवाइडेड इनटू रिजर्व सब्जेक्ट एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट। अब क्या हुआ कि जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट लॉ थे, जिन्हें कौन फ्रेम करता था? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। और जो सब्जेक्ट आते थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वो दो पार्ट में टूट गए, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। तो कौन से दो पार्ट बने? एक रिजर्व बना और एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट बना। रिजर्व, देखो ये प्रोविंस के अंदर बने हैं, तो प्रोविंस के अंदर क्या बने? रिजर्व्ड और ट्रांसफर। सेंट्रल में तो कोई डिवीजन ही नहीं हुआ, प्रोविंसेस के अंदर की बात हो रही है, ठीक है, समझो इस चीज को। सेंट्रल तो वैसे का वैसे ही है, प्रोविंसेस के अंदर दो डिवीजन हो गए, एक रिजर्व्ड हो गया, एक ट्रांसफर्ड हो गया, ठीक। आई बात समझ में? अब देखो रिजर्व सब्जेक्ट जो है ना भाई साहब, ये रिजर्व्ड नाम से आपको लग रहा हो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है रिजर्व। रिजर्व सब्जेक्ट में ऐसे टॉपिक्स आते हैं जैसे डिफेंस है, जैसे पैसा है, जैसे आपका एटॉमिक एनर्जी है, इस टाइप के सब्जेक्ट रिजर्व में आते थे। इसमें गवर्नर लॉ बनाता था। देखो आपको पता ही है कि प्रोविंसेस का हेड गवर्नर, तो गवर्नर लॉ बनाएगा विदाउट रेस्पॉन्सिबल टू प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहां गवर्नर रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है टू प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। गवर्नर क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है यहां पे बिल्कुल भी। लेकिन अगर ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट की बात करेंगे तो गवर्नर मेक लॉ विद रेस्पॉन्सिबल टू प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट की बात करेंगे तो क्या होगा? गवर्नर लॉ बनाएगा विद रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोविंशियल। यहां पे तो रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन अगर रिजर्व सब्जेक्ट में बात करोगे तो रेस्पॉन्सिबल नहीं है। आई रिपीट, जो सब्जेक्ट का डिवीजन हुआ, सेंट्रल को तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाती है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं मानना है। प्रोविंस के सब्जेक्ट टूट गए, प्रोविंस के सब्जेक्ट टूट गए, एक रिजर्व में और एक ट्रांसफर्ड में। रिजर्व वाले पे डिसीजन भी गवर्नर लेता है, ट्रांसफर्ड पे भी डिसीजन गवर्नर लेता है, लेकिन रिजर्व में क्या करेगा? वो पूछेगा नहीं, किससे? प्रोविंसेस के मेंबर से। ट्रांसफर्ड में उसे पूछना पड़ेगा। ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 का मेजर इंपैक्ट था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स का। अब इसी को तो बोलते हैं डायरकी आ गई प्रोविंसेस के अंदर। प्रोविंसेस के अंदर मतलब क्या? वहां पे डुअल गवर्नमेंट हो गई, एक तरफ रिजर्व एक तरफ ट्रांसफर्ड। तो देखा डायरकी आ गई किसके? प्रोविंसेस के अंदर। ग्रांटेड फ्रेंचाइज टू लिमिटेड पीपल ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड टैक्स पेमेंट। देखो कुछ लोगों को वोटिंग राइट मिले यहाँ पे, जिसमें जो, लेकिन वो मिले यूएएफ के बेस पे नहीं, एजुकेशन के बेस पे, कौन जितना टैक्स देता है उसके बेस पे मिले। मॉन्टेग्यू कौन थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे फॉर इंडिया। एंड चेम्सफोर्ड कौन थे? वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। ये हम लोग पता होना चाहिए। अब भैया क्या हुआ कि जब पहले आपने देखा था ना, यहाँ पे अगर आपको याद हो
तो हमने क्या देखा था कि सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम मिला था किसके लिए, मुस्लिम के लिए। मुस्लिम्स के लिए जब भी पूछेंगे तो 1909, और अगर उन्होंने पूछा कि भैया सिख के लिए, एंग्लो इंडियन के लिए, क्रिश्चियन के लिए, यूरोपियन के लिए, तो 1919 से आया था इंडियन काउंसिल एक्ट, 1919 से वो सिस्टम आया था। और 3 मेंबर्स आउट ऑफ 6 मेंबर मस्ट बी इंडियन इन द वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, मतलब 6 में से 3 मेंबर इंडियन होने चाहिए, ऐसा वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ये चीज मेंशन हुई अंडर इंडियन काउंसिल एक्ट 1919। पब्लिक सर्विस कमीशन आया, पब्लिक सर्विस कमीशन आया और सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप हुआ 1926। दीज आर दी रट्टाफिकेशन पॉइंट, आपको रट लेना है। और यहां पे देखो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो काम था ना वो थोड़ा कम किया गया, और उसकी बाई ट्रांसमिट उसी कुछ पावर्स कहां ट्रांसफर कर दी, हाई कमीशन फॉर इंडिया इन लंदन, वहां उसी कुछ पावर ट्रांसफर कर दी। और पहली बार प्रोविंसेस का बजट सेंट्रल बजट से अलग हुआ, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट सेपरेटेड फ्रॉम द सेंट्रल बजट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद 10 साल के बाद साइमन कमीशन वॉज सेटअप टू इंक्वायर अबाउट द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। साइमन कमीशन, ठीक, अब देखो मैं समझाऊं क्या है। 10 साल के बाद देखो क्या था कि हर 10 साल के बाद इसको रिवाइज करना था, जैसे 1909 था, उसके बाद 1919 आया, फिर 1929 आना था। लेकिन 10 साल से पहले ही मैं ये, इसके लिए आप प्लीज नेशनलिज्म इन इंडिया देखना, तो आपको साइमन कमीशन समझ में आएगा। तो आफ्टर 10 ईयर साइमन कमीशन वॉज सेटअप, 10 साल के बाद साइमन कमीशन सेटअप किया गया टू इंक्वायर अबाउट द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919। बट लेकिन क्या था, साइमन कमीशन पहले ही बना दिया गया 1927 में, क्योंकि यहां पे इलेक्शन होने वाले थे लंदन में, वो हम डिस्कस करेंगे साइमन कमीशन में। तो साइमन कमीशन बना दिया गया 1927 में, और भारत पहुंच गया 1928 में। क्यों पहुंच गया भारत, इसलिए पहुंच गया देखने की ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स क्या सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, तभी तो साइमन गो बैक के नारे लगे थे। तो भैया ये 10 साल के बाद आना था, मतलब 1929 में आना था, लेकिन ये 1-2 साल पहले ही आ गया, मतलब 1927 में वहां पे बना, कहां पे, लंदन में। और भारत कब आ गया था, 3 फरवरी 1928 को ये भारत आ गया था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।